जय हिंद। COP29 बाकू अजरबैजान में अभी ख़त्म हुआ है जस्ट, जहाँ का जो मेन अटेंशन था वो कि ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ के बीच जो टसन चल रहा है क्लाइमेट फाइनेंसिंग को लेकर और क्लाइमेट चेंज को लेके, वो यहाँ भी कंटिन्यू रहा। लास्ट डे में बाकू में कुछ प्रोटेस्ट हुआ, जिसमें कुछ नारे लगे जैसे पे अप और शट अप, ट्रिलियंस नॉट बिलियंस, और ग्लोबल नॉर्थ पे अप। ग्लोबल नॉर्थ में ग्रुप ऑफ 40 कंट्रीज जो है, जो रिच और डेवलप्ड कहे जाते हैं ग्लोबल नॉर्थ में, उसको लिया जाता है। और ग्लोबल साउथ डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रियों का एक ग्रुप है। तो इसीलिए एक जोक्स था कि ग्लोबल नॉर्थ पे अप और ग्लोबल साउथ होल्ड द लाइन। इसमें हम देखेंगे कि क्यों ऐसा कहा जाता है, ग्लोबल नॉर्थ को लोग प्रेशराइज क्यों कर सकता है, जो कि दुनिया को परेशान करने वाले मुद्दे, क्लाइमेट फाइनेंसिंग, क्लाइमेट चेंज। तो इसके रिगार्डिंग फर्स्ट जो कॉन्क्रीट एग्जांपल है वो 1992 में सेट किया गया, जब यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का फॉर्मेशन हुआ। और वहाँ से ये डिटरमाइन किया गया कि हमें जो ग्रीन हाउस गैस का इमिशंस है उसका कंसंट्रेशन हमें एक लिमिट में रखना है, सो दैट इट विल नॉट हैम्पर द लाइफ ऑफ इंडिविजुअल्स ऑन दिस प्लानेट। तो उसको स्टेबलाइज करने का जो टारगेट था और उसका कंप्लीट रूप से कंक्रीट जो पे अमली जामा पहनाया गया वो 1997 के क्योटो प्रोटोकॉल से, जिसमें टारगेट सेट किया गया कि ग्रीन हाउस गैस का जो इमिशंस है वो 5% बिलो 1990 लेवल है होना चाहिए। और उसका जो इफ़ेक्टिव पीरियड था क्योटो प्रोटोकॉल 1997 का, वो 2005 से शुरू होने वाला था। तो उसका दो कमिटमेंट पीरियड रखा गया था। फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड वाज देयर फ्रॉम 2008 टू 2012 एंड सेकेंड वाज देयर फ्रॉम 2013 टू 20। तो सेकेंड का टारगेट अलग था, 18% बिलो द 1990 लेवल। और ये सेकेंड टारगेट के बाद तो पेरिस क्लाइमेट चेंज नो पेरिस एग्रीमेंट ने इसको टेक ओवर कर लिया। बट जब से ये क्योटो प्रोटोकॉल और क्लाइमेट चेंज को लेके फाइनेंस का इशू आया है, तब से एक डिवाइड क्रिएट हो गया है ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ के बीच। ग्लोबल नॉर्थ का कहना है कि पोल्यूटर टू पे, जिसने इतनी गंद फैलाया है दुनिया में, इतने पोल्यूशन क्रिएट किया टू डेवलप देयर ओन इकोनॉमी और देयर ओन कंट्री, दे हैव टू पे। तो इन्होंने बोला है कि क्लाइमेट चेंज को लेके जो है पोल्यूटर पे प्रिंसिपल पे काम होना चाहिए, और ये क्योटो प्रोटोकॉल में फाइनलाइज भी हो गया। यूएस जो है इस सब के फॉर्मेशन के लिए जो की अलायंस थे, की प्लेयर था इसको फाइनेंशियल डील करने के लिए, बट अमेरिका का जो आदत है, दे नेवर रेटिफाइड दिस क्लाइमेट चेंज इशू इन देयर पार्लियामेंट। रेटिफाई करने का मतलब ये है कि हम अपने देश में कानून पास करेंगे, जिससे उसको एक लीगल गारंटी है कि हम इस ओर अपना कदम बढ़ाएंगे। तो हम देखेंगे क्लाइमेट फाइनेंस एक बिगर चैलेंज है अभी की दुनिया में। और अभी के जो COP29 बाकू में हुआ अजरबैजान में, वो एक फेलियर के रूप में देखा जाता है, क्योंकि ग्लोबल साउथ एंड द वर्ल्ड वांट्स टू पे डेवलप्ड कंट्री अबाउट $1 ट्रिलियन, बट दे वर रेडी टू पे ओनली 300 बिलियंस। और अभी का जो है हमारा वो 100 बिलियंस की करंट फाइनेंसिंग हो रही है। तो वो फाइनेंसिंग कैसे कर रहे हैं? दे they were doing by direct financing for the climate change, and another will be the technology transfer for green energy generations to the underdeveloped or non-developed country और डेवलपिंग कंट्रीज। इसमें हमने 1992 का UNFCCC देख लिया, क्योटो प्रोटोकॉल देख लिया, और ख़ास करके जब से ट्रम्प आया है, ट्रम्प का पॉलिसी जो है क्लाइमेट चेंज को लेके काफ़ी निगेटिव है, आउटलुक है। और दुनिया ये उम्मीद करती है कि ट्रम्प क्लाइमेट चेंज के प्रोटोकॉल से बाहर भी हो सकता है, अमेरिका को बाहर कर सकता है, बिकॉज उन्होंने जो मिनिस्टर डिप्यूट किया है अपने मिनिस्ट्री में, दे सेड दैट क्लाइमेट चेंज इज ए मिथ। तो एक कोई उम्मीद नहीं कर सकता है कि ट्रम्प जो गवर्नमेंट होगी वो क्लाइमेट चेंज के लिए कुछ करेगी इफ़ेक्टिवली।
2009 में ही डेवलप्ड कंट्री जो है चाह रहा था कि हमें ये पोल्यूटर टू पे कॉन्सेप्ट से हमें निकलना है, और वो फाइनेंसिंग करने में रिलेक्टेंस दिखा रहे थे अपना, बट वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। तो 2015 में जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ, वहाँ ये ग्लोबल नॉर्थ सक्सीड हो गया इस चीज़ को लेके। एंड दे सेड दैट कि इमिशन कट करना इट्स नॉट ए सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेवलप्ड कंट्री, ग्लोबल साउथ ऑल्सो शुड कट देयर इमिशंस। उस समय इंडिया पे काफ़ी फोर्स किया गया कि इंडिया और चाइना जो है इनको अपनी इमिशंस को कट करना चाहिए, सिंस द डेवलपिंग कंट्री आर नाउ फोकसिंग ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन, सो दे कैन नॉट अफोर्ड टू कट देयर इमिशंस बिकॉज दे हैव टू डेवलप रैपिडली। एंड पेरिस एग्रीमेंट का सेकेंड ये आया कि एवरीवन हैज़ टू कंट्रीब्यूट, और एक नया फार्मूला लाया एनडीसी का, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस। हर एक देश को अपने तरफ से कंट्रीब्यूट करना है, डिटरमाइन करके कि हम इतना इमिशंस करेंगे कम, और ये सेल्फ डिसीजन है, मीन्स देयर इज नो बाइंडिंग फोर्स ऑन एनी कंट्री। व्हाट एवर दे वांट टू रिड्यूस दे कैन सेल्फ डिटरमाइन इट एंड दे विल फर्दर एक्ट अकॉर्डिंगली। यहीं से ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ के बीच डिफरेंसेस काफ़ी बढ़ गया। लेकिन पेरिस एग्रीमेंट में अभी तक ये बातें चली कि फाइनेंस, ये क्लाइमेट फाइनेंसिंग की जो बात है वो, और टेक्नोलॉजी फॉर द ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन स्टिल विल बी द सोलली ऑन डेवलप्ड कंट्रीज। अभी भी डेवलप्ड कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी पेरिस एग्रीमेंट में। अभी देखेंगे कि डेवलप्ड कंट्री इसको लेके बार बार हिचकिचा क्यों रहा है, वाई दे डोंट वांट टू बी पेड, बिकॉज दे सेड क्लाइमेट फाइनेंस की जो रिक्वायरमेंट थी वो इंक्रीज मैनी फोल्ड हो गया है। कहाँ बिलियंस की बात होती थी, अभी ट्रिलियन की बात हो रही है। जैसे हमने देखा ऊपर में कि हमारा टारगेट था 1 ट्रिलियन का, बट अभी ये बोल रहे हैं कि जो बिलियंस में बात होती थी अब ट्रिलियन में हो गई। वाई शुड ओनली 40 कंट्रीज टू पे, बिकॉज द वर्ल्ड इज गोइंग टू फास्ट। दूसरा पॉइंट उसका ये था कि मैनी कंट्रीज फ्रॉम द ग्लोबल साउथ बिकेम रिच इन द लास्ट 2 डेकेड्स। पिछले 20 साल में ग्लोबल साउथ में जैसे हो गया चाइना, हो गया इंडिया, हो गया अर्जेंटीना, ब्राज़ील, दे आर इंक्रीजिंग वेरी फास्टली। इवन चाइना का तो हम देख रहे हैं कि अमेरिका के लगभग बराबर में जीडीपी चल रही है। तो बोल रहे हैं कि जब ये इतने रिच हो गए तो चाइना शुड ऑल्सो पे फॉर दिस रीजन। लेकिन चाइना इसमें रिलेक्टेंस दिखाया कि नहीं, हम नहीं पे कर सकते। तो उन्होंने बोला ठीक है भाई, जब नहीं कर सकते तो 300 बिलियंस एंड नो मोर, 300 बिलियन हमने दे दिया, ये काफ़ी है, इससे ज़्यादा की हमसे उम्मीद मत रखना। और रिसेंट डेवलपमेंट ये भी है कि ये जो अभी दुनिया भर में वार चल रहे हैं, गजा का वार हो गया, यूक्रेन का वार हो गया, और अजरबैजान जहाँ हो रहा है वहाँ भी हम देख रहे थे कि उसको खुद का वार चल रहा था। तो इतने ज़्यादा पोल्यूशन फैल रहा है दुनिया में, इतने ज़्यादा क्लाइमेट चेंज को लेके अवेयरनेस होने के बावजूद, तो ये सब तो एक बस खाना पूर्ति वाली बात है। कंसर्न क्या है कि अगर मान लीजिए क्लाइमेट फाइनेंसिंग 300 बिलियन हुआ तो इसका दुनिया पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो 2 साल पहले हमने देखा होगा कि यूएन में जो तुवालू का जो प्राइम मिनिस्टर था, उन्होंने पानी में खड़े होकर भाषण दिया, बिकॉज ये एक आइलैंड है जो समुंदर से मात्र 1 मीटर की दूरी पे इसकी टोटल लैंड है। हालांकि इसकी पॉपुलेशन 11,000 के आसपास है, और ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ने अभी इसको अलाउ किया कि 200 to 300 पीपल पर ईयर हमारे यहाँ आके रिफ्यूजी ले सकता है, वहाँ रह सकता है। लेकिन ऐसे देश जैसे तुवालू हो गया, मार्शल आइलैंड हो गया, किरिबाती हो गया, ऐसे जो आइलैंड वाले कंट्रीज हैं जिसकी हाइट सी लेवल से, मीन सी लेवल से बहुत ही ज़्यादा मिनिमम है, तो वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टेड होगा क्लाइमेट चेंज के लिए। बिकॉज ये जो बहुत तेज़ी से आइसबर्ग पिघल रहे हैं, सी लेवल बढ़ रहा है, सरफेस सी टेम्परेचर बढ़ रहा है, सरफेस सी टेम्परेचर बढ़ने के वजह से सुनामी की संभावनाएं बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो ये सब इन आइलैंडों के लिए बहुत ही कठिन परिस्थिति पैदा कर सकता है। इसको देखते हुए ये इस देश के विकास के लिए, इनके प्रोटेक्शन के लिए, और कोई आपदा है, डिजास्टर है, उसकी मिटिगेशन के लिए क्लाइमेट फाइनेंसिंग के जो मनी थे
दे वेयर बीइंग यूज्ड बाय दिस कंट्रीज ऑल्सो। और इन कंट्रीज को जो डेवलप खुद से नहीं कर सकते उस ग्रीन टेक्नोलॉजी, तो उसको ग्रीन टेक्नोलॉजी इसी पैसे से खरीद के दिया जाता है, या डेवलप कंट्री डायरेक्ट टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी कर सकते थे। दूसरा, क्लाइमेट चेंज टारगेट फुलफिल होगा या नहीं, इसको लेके संशय अब फिर 1 साल बना रहेगा जब तक कि COP30 ना हो जाए। तो COP29 में बस इतना ही। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो बाद में एक बार रोक के इसको पूरा पढ़ सकते हैं।